हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं हम आपके लिए यहाँ पर। जो आपका लेक्चर है आज है इसका पार्ट जो आपके करेंगे, जिसमें हम लोग सेकेंड लेक्चर आज का ले रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस और उसके एग्जाम्पल्स बात करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग सभी लोग जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा वॉइस क्लियर है मेरी, आपको प्रॉपरली विजिबल है हम आपको। तो आपका लेक्चर है आज है इसका जो आपके करेंगे, इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर आप कर ले रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस और उसके एग्जांपल्स बात करेंगे यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है ये, काफी बेहतरीन, ध्यान से देखेंगे। 3 टॉपिक हो चुके हैं, 4th टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। होपफुली आप सभी लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा जल्दी ही, जो केमिकल रिएक्शंस के हैं। आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग अबाउट पढ़ेंगे, अबाउट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर उसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे साथ साथ, और फिर साथ में हम लोग यहां करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ठीक है ना? तो इन सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन से। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? फटाफट एक बार जल्दी से बता दें, जिससे कि मैं जान पाऊं कि आप लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं। और फिर स्टार्ट करें हम यहां पर आपके लिए आपका पुराना लेक्चर यहां पर। तो बताइए कैसा है, यहां पे वॉइस क्लियर है मेरी? बाकी लोग गायब है क्या यहां पर? तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप बताइए ना, कोई भी आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने पढ़े हैं ना ये? तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक अंतर बताता हूं मैं आपको। जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे किसी भी चीज का, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो होता है आपका केमिकल रिएक्शन। राइट? ओके, रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है फिर तो कहा गया केमिकल रिएक्शन अगर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स जो होते हैं आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, जो रिएक्शन में इस तरफ होगा वो रिएक्टेंट होगा, जो ऐसे एरो के बाद इधर होगा तो ये क्या होगा? वो प्रोडक्ट होता है जो निकला उससे। हम बात कर रहे थे यहां पर, देखो समझा देता हूं मैं आपको। कहीं पे लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH। अब आप देखेंगे क्या कि यहां पर आपस में एक चीज रिएक्ट होगी, जो एक दोनों चीज सेम ही रहेंगी, बस इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। NaCl हो गया, H2 हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा उसे क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। और जहां न्यूक्लियर, ध्यान सुनेंगे, जहां न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा, जहां न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान सुनिएंगे, इसको, बहुत अच्छी बात है यहां पर। न्यूक्लियर मतलब यहां पे देखो, ऐसे मान लो ये है 1H1, ऐसे 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 प्लस एनर्जी। आप देखिए ना, यहां पे हाइड्रोजन थे, इनके न्यूक्लियस आपस पार्टिसिपेट किए और नया प्रोडक्ट बन के निकला हीलियम।
हाइड्रोजन के आइसोटोप जो मिलके नया बनाते, दैट इज न्यूक्लियर। तो बिल्कुल जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। दैट इज, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर हो गया और ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो दैट मीन्स ये अलग अलग रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन करे तो इलेक्ट्रिक का आपका हो जाएगा क्या, दैट इज न्यूक्लियर। जहां आपका न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे वो न्यूक्लियर। क्लियर है ना। जैसे आप देखेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसमें आप यूरेनियम का यूज करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, वो आपका यूरेनियम नहीं होता, कोई और चीज निकलती, तीसरी चीज आती है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कहा गया एक ऐसा जिसमें कोई केमिकल चेंज के थ्रू कोई सब्सटेंस गुजरे, कह सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में क्या हो जाए, केमिकल चेंजेस आ जाएं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो मोस्ट रिएक्शन आर चेंज इनटू द वन और मोर प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड रिएक्टेंट रिएंज केमिकल रिएक्शन। और जो चेंजेस आते हैं मतलब क्या होता है, तो कहा गया द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस, द प्रोसेस in which, कहा गया द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस undergoes chemical change, undergoes a chemical change, ठीक है, अंडरगोज अ केमिकल चेंज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज हो रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब देखो समझो बात को, अब यहां पे चेंज की बात आ गई। किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज आता है, केमिकली चेंज होता है, वो चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, दो चेंज होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ चेंज की बात करें तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होगा और एक होता है फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में कोई चीज वापस रिटर्न नहीं होती, दूध से दही बन गया, आपका कोयले से राख बन गई, जल के आग बन के, तो जो अपने एक बार चेंज होने के बाद वापस अपनी स्टेज में नहीं आते उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जो बार बार अपनी स्टेज में आ सकते, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बल्ब जलाना बुझाना, ये दैट इज क्या, ये फिजिकल चेंज है। तो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्लियर। जैसे हमने कहा कि दो चीजें हमने मिलाई, दो सब्सटेंस, बहुत सिंपल सी बात समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा टफ नहीं ले जाना है। मान लो हाइड्रोजन गैस है यहां पर, और यहां पे ऑक्सीजन गैस है। इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो यहां क्या निकला, लिक्विड आ गया। दो गैस मिल गई तो क्या आ गया, लिक्विड आ गया ना, यहां पर क्या आ गया, लिक्विड। तो जब कोई ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या होता है, कोई पूरी चीज बदल जाए, दैट इज द्रव्य हो गया, दैट इज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। आप सिंपल बात समझो ना, कोई लोहा है, फॉर एग्जांपल से लोहा है, आयरन, मान लो लोहा है, यहां पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करते हैं। लोहा है, हमने लोहे की बात की, आयरन हो गया। अगर इसको पानी मिला दे क्या हो गया, Fe3O4, रस्टिंग आयरन हो गया। ये आयरन है, ये रस्टिंग आयरन है, आयरन और रस्टिंग आयरन, समझ गए ना। ये तो एक आयरन होता है, एक रस्टिंग आयरन होता है। क्लियर। तो ये चीजें होती है, एक आयरन और एक रस्टिंग आयरन, जंग लगा तो दोनों के चेंज क्या है, दोनों के फॉर्मूले चेंज हो गए। तो दैट मीन्स इस पे आपको फोकस रखना, आयरन क्या होगा और रस्टिंग आयरन क्या होगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसको हम अपनी स्टेज में वापस ला सकें,
जिसको हम बार बार अपनी स्टेज में वापस लाए, जैसे आपने कहा बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, आपने बल्ब जलाया बल्ब बुझा दे, बल्ब जलाया बल्ब बुझा, मतलब जो अपनी स्टेज में वापस आ जाए वो फिजिकल चेंज, और जो एक बार अपनी अवस्था में चेंज हो जाए दूसरी स्टेज में वो वापस ना आए। जैसे दूध से दही, आपको ये इतना कंफर्म है ना, दूध से दही बन गया, ठीक है ना। जैसे हम बात करें फिजिकल चेंज क्या होगा, कटिंग ऑफ ग्लास, फ्रीजिंग वाटर, पेपर कट। और केमिकल चेंज में क्या होगा, मिल्क टू कर्ड, कोल टू ऐश, कन्वर्ट हो गया ये। आप दूध से दही बना देंगे, कट कर देंगे, दैट इज क्या होगा, ये वो केमिकल चेंज हो जाएगा। जो वापस आपका ना आए स्थिति में वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो वो केमिकल चेंज होगा। यहां पर लिखा हुआ केमिकल चेंज क्या है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद द न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जैसे लोहा था, लोहे में हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया जो कि ब्लू होता है, और उसका रंग कैसा हो गया, देखो यहां पे ग्रीन हो गया, समझो। इसका कलर कैसा था, ब्लू था ये कलर, और यहां रिजल्ट में क्या आया, ग्रीन आ गया। दूसरी बात, यहां पे पूरा का पूरा प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया, यहां से नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। हाँ, जंप अप जंप डाउन भी कह सकते हो, नो डाउट, क्यों नहीं कह सकते। क्लियर, समझ गए। तो ये आपका है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद द आयरन एंड टू न्यू सब्सटेंसेस फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड, और आपका कलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। एंड ये दोबारा चेंज वापस नहीं आएगा। जैसे आपने देखा यहां पे क्या कहा, कोयले से क्या बन गया, ग्रेफाइट बन गया, डायमंड बन गया। तो ये जो चेंजेस हैं ये वापस नहीं होते हैं। डायमंड से कोयला थोड़ी बनेगा, कभी भी आप कहो तो डायमंड से कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब कोई चीज अपनी स्टेज में वापस नहीं आती है, जिस स्टेज से दूसरे में गई, आप खुद ही कॉन्सेप्ट यही लगाओगे दिमाग में कि कितना भी हम उसको कैसा भी न कर ले, वो अपनी अवस्था में वापस नहीं आएगा। क्लियर, तो होता केमिकल चेंज। अब बात करते थे, को लिखा कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू था, कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये ब्लू था, क्या हो गया, ग्रीन। अब क्वेश्चन आता है यहां पे, देखो ध्यान से अगला समझो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, फिजिकल चेंज क्या होगा। फिजिकल चेंज क्या है, चेंज इनटू कलर और स्टेट, चेंज इनटू कलर और स्टेट। तो सिंपल क्या हो गया, कलर और स्टेट कहेंगे तो क्या होगा, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती। कलर और स्टेट कैसे, आपने हमने कहा था ना ये वाटर है, वाटर क्या बन गया, आइस। तो इसमें क्या हो गया चेंज, इसका स्टेट चेंज हो गया ना, मतलब नेचर चेंज हो गया। पहले आपका लिक्विड था, सॉलिड हो गया। लेकिन कोई भी कैरेक्टरल चेंज नहीं आता, मतलब नो चेंज इन न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो नो न्यू सब्सटेंस मतलब क्या होगा, फिजिकल, क्या होगा ये, इसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, जिसमें नया ना बने। जैसे दूध था, दूध तो एक अलग चीज है, दूध दही बन गया तो अलग चीज हो गई। तो यहां पे स्टीम हो गया, बॉयल करेंगे, नो न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल सेम वही चीज है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। क्लियर। अब पूछा गया फॉर्मेशन ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड नो चेंज इन द न्यूक्लियर डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन। अगर नो चेंज यहां न्यूक्ली है, कहा गया नो चेंज इन न्यूक्लियर, मैंने इसलिए बोला कि न्यूक्लियस में चेंज होगा तो केमिकल चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियर चेंज होगा वो, इसलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है इफ चेंजेस टुक प्लेस इन न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इफ चेंजेस टुक प्लेस इन क्या कहेंगे,
और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्लियर? At a given temperature and chemical concentration, chemical reaction occurs and predictable rate. That is ये ओके हो गया आपका। आई होप इतना क्लियर है सभी को। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें एक चेंज होता है जिसे हम लोग बोले क्या, केमिकल चेंज बोला। केमिकल चेंज मतलब जो हम बराबर से, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं ना, दही, दूध से दही ऐस वाला। दूध से दही बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा सर्दी में दूध जमता है ना ज्यादा गर्मी में दूध जमता है। अब आपका जब दूध दही बन गया तो आप कितना भी वो टेम्परेचर वापस ले आओ, कैसे भी कर लो, लेकिन वो चीज आपको दोबारा वापस होके नहीं मिलेगी। मतलब जो एक बार हो गया वो दोबारा रिटर्न नहीं होगा। दैट इज केमिकल। परमानेंट जो चेंजेस होते हैं, दैट इज क्या होते हैं, वो केमिकल चेंजेस होते हैं, राइट। अब पूछा गया कैसे हम लोग यहां पर एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ध्यान देखना, जितने ही इधर आपके चीजें हैं कहां पर, रिएक्टेंट, उतने ही आपके क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड में होते हैं। ये दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। समझो बात को कैसे, यहां पे जिंक की वैल्यू 1 है तो यहां पे जिंक की वैल्यू क्या है, 1 है। यहां हाइड्रोजन के 2 है, यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहां सल्फ SO4 आपका है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहां S1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सारा कुछ बैलेंस है ना, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे हाइड्रोजन 3 है, वहां 2 है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन कहां गायब, तो ये बैलेंस होना जरूरी है। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को। और ये क्या है, क्लियर? कोई भी दिक्कत? देखो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं इस चीज को बताने के लिए, मैं आपको इस पे बिल्कुल छूट देता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। जंग लग गया तो क्या होता है, किसी लोहे में, मान लो लोहा F ही था, जंग लगने के बाद क्या हो गया, और जंग लग जाने के बाद वो वापस थोड़ी आएगा अपनी अवस्था में। जो जंग लग गया तो उतना लोहा खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। ये रस्टेड हो गया, नॉट रस्ट, विदाउट रस्टेड हो गया, तो ये प्योर आयरन है, ये रस्टेड आयरन है। अब पूछा गया केमिकल्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो डिफरेंट फैक्टर्स केमिकल रिएक्शन आर किसमें होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, रिडॉक्स होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको यहां देखने को मिलेंगे, ये इस तरह के आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। दैट इज ओके, राइट, समझ गए। किसी को भी जरा सा भी दिक्कत हो मुझे बताना, ये अलग अलग तरह के रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए ना, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है, तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इफ एनी केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस टुक पार्ट कॉल्ड नोन एज, इन केमिकल रिएक्शन substance took part known as, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट होगा, राइट, रिएक्टेंट होगा।
उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो पहला जो आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है? कोलिजन को लिए जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। आप देखते होंगे वहां पे क्या होता है ना कि इस पर वो कर दो, एक पेंट आता है ना, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं उस पर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। पूछा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट जो भी है, एंड वन कंपाउंड या टू कंपाउंड कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ऐसा समझो बात को कि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या फिर क्या हो, आपको दोनों पता कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अलग अलग रेशियो में अगर दो चीज फिक्स रेशियो मिली दैट इज कंपाउंड। अगर सिंगल कोई चीज है तो वो एलिमेंट होगा, दो चीजें तो वो कंपाउंड हो जाएगा। तो ये H2 है, ये Cl2 है। ये दो लोग थे, दो लोग जुड़ गए और जुड़ के क्या बनाए? एक चीज बनाए। तो ये जो दो लोग जुड़कर एक चीज बनाते दैट इज क्या होता है? ये एलिमेंट एलिमेंट क्या बना दिए? कंपाउंड। अगर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड। या दो कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड। तभी क्या होगा? ये आपके कॉम्बिनेशन, मतलब संयोजन, जिसमें आपको जोड़ना हो उसे कहते हैं संयोजन बोलते, दैट इज संयोजन। ये आपका संयोजन होता है, दैट इज ये। तो ये आपका जैसे दो चीजें मिली दैट इज कंपाउंड। सिंगल चीज होगी तो एलिमेंट होगा ये। अगर दो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिल जाता है और एक ही चीज बनाता है, सिंगल कंपाउंड, तो ये कॉम्बिनेशन। अगर दो कंपाउंड मिल गए और दोनों कंपाउंड को जोड़कर एक ही एक रिजल्ट बना, दैट इज क्या होगा? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। दीज टाइप ऑफ द रिएक्शन नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक से ज्यादा कोई चीज प्रोडक्ट में नहीं होगा। हमारा रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? टू और मोर, बट प्रोडक्ट है ना, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? जैसे देखो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 बना यहां पर। इसको क्या बोलेंगे? इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। इससे क्या होता है? अमोनिया पैदा होती है इससे। हैबर प्रोसेस इसी को बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्या बनते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब पूछा गया इसमें क्या होता है? एंड दिस रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी। और इस क्रिया से क्या मिलता है? एनर्जी उत्पन्न होती है या एनर्जी निकलती, दैट इज क्या होता है? रिलीजेस एनर्जी। तो अगर जहां पे एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और इस तरह के रिएक्शन क्या कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जहां पे एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जैसे आपने चूना पत्थर था, चूना कभी आपने देखा है ना, व्हाइट वाला जो घर में सफेदी करते तो उसको पानी में डालते बहुत देर तक खौलता रहता है। तो जब किसी चूने पत्थर को हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? खौलने लगता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोथर्मिक। जिसमें गर्मी निकलती रहे, उबलता हुआ निकले चीज, दैट क्या? एक्सोथर्मिक। क्लियर? ये क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया। इसे क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना। स्लैग लाइम पानी डालने के बाद क्या होता है? ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है ये। और ये क्या है? जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं तो ये वाला होता है, पान में लगाते हैं, स्लैग लाइम। और डायरेक्ट जो निकलता खुदा है वो होता है आपका क्विक लाइम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान सुनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव द टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब यहां पे जैसे उल्टा हो गया। यहां पहले क्या होता था? डिकम्पोजिशन में दो जोड़ा गया, रिजल्ट में एक आया। ठीक, यहां क्या होगा? एक चीज होगी जो टूट के दो या दो से अधिक पार्ट में हो जाएगी। तो जस्ट अपोजिट, अपोजिट। सिंगल आपका रिएक्टेंट होगा, वन। प्रोडक्ट क्या होंगे? टू और मोर। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंपोजिशन वाले से उल्टा। तो डिकम्पोजिशन क्या है? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, इसे क्या बोलते हैं? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर उसको हम एनर्जी देकर उसको तोड़ते हैं तो थर्मोलाइटिक। अगर उसको हम सूरज की रोशनी में तोड़ते हैं तो क्या? फोटोलाइसिस। और अगर उसको बिजली में हम तोड़ते हैं दैट इज क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हीट हुआ तो थर्मोलिटिक, और लाइट हुआ तो क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक। इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तीन टाइप के होंगे, थर्मो, ये क्या होगा? फोटोलिसिस होगा। इसका क्या होगा? ये है ना इसमें सिंपल बात। क्लियर? समझ गए ना ये? अगर ये जो एक चीज को हमें यहां पर, एक हमारा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है जो इन तीन वजहों से, कौन सी वजहों से? थर्मो, फोटो या फिर इलेक्ट्रो, इन तीन वजहों से अगर टूटता है तो दो प्रोडक्ट या उससे अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहां पे समझेंगे डिकम्पोजिशन क्या होगा, इधर आएंगे, देखो ध्यान से। तो डिकम्पोजिशन में क्या होने वाला है? तो डिकम्पोजिशन जो आएगा यहां पर, ये, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी अलग होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप सीख गए। यहां पर मतलब क्या है? कोई एक चीज ली हमने, मान लो यहां पे ए है
और उसका रिजल्टेंट क्या आया, बी प्लस सी आया। तो यही क्या होगा, यही होता है, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब पूछा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जरा देखो ध्यान से। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होंगे। तो ये क्या कहा गया है, Zn प्लस CuSO4 है। यहां Zn क्या है, सॉलिड है, CuSO4 आपका यहां पे ये है। तो कहा गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो मोर रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा तेज होगा, जैसे सिंपल एक समझो, कोई आदमी बहुत तेज है, एक आदमी थोड़ा सा बहुत कमजोर है, वो 5 लाख रुपए लेके जा रहा है छोटा बच्चे से। मान लो आप लोग घर में बड़े हैं, जैसे हम लोग बड़े होते थे, तो अगर किसी छोटे बच्चे को प्यार में लोगों ने 50 रुपए दे दिया, तो हम लोग कोशिश करते थे छोटे वाले बच्चे को बेवकूफ बना दे और उसको 10 रुपया देके कहें देखो पैसा तुम्हारे पास है ना, ये ज्यादा बड़ा पैसा है। तो उससे हमने उसका नंबर रुपया डिस्प्लेस करा दिया, उसको हमने बहका के पैसा ले लेते। मम्मी ले लेती पैसे बच्चों से छोटे कि लाओ हम जमा कर लेते, तुमको जो होगी दे देंगे। तो जब मम्मी क्या करती हैं, जो बच्चा था वो कम चालाक था, बड़ा मम्मी ज्यादा चालाक है, तो मम्मी ने क्या किया, आपके पैसे को डिस्प्लेस कर दिया, आपके पैसे को अपने पास उन्होंने जोड़ लिया। मतलब वो आप कम रिएक्टिव थे, मम्मी ज्यादा रिएक्टिव थी, तो आपसे आपका पैसा रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो था डिस्प्लेस कर दिया किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और इसी को बोलते रिप्लेसमेंट आ गया तुम्हारा। तुम अगर अच्छा काम नहीं करो तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा फट से। समझ आई बात? कि नहीं आई? ZnSO4 प्लस CuSO4, तो ZnSO4 कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया किसकी जगह पर, यहां जिंक आ गया, दैट इज क्या हो गया, जिंक SO4 हो गया। कॉपर सल्फेट AgNO3 था, CuNO3 हो गया, Ag रिप्लेस हो गया। तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ आई बात? तो आप समझो, जो ज्यादा काबिल वो रुपया लेके फुर, अब अपना पैसा ले तुम घूमते रहो दिन भर, तो तुम लेस रिएक्टिव थे, तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं था। अब पूछा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, जिसमें दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, एक उसका एक्सचेंज ऑफर। कह रहा ना कि जैसे तुम कुरकुरे लाए, तुम्हारे दूसरे दोस्त ने कुछ और लिया, और जैसे घर अपने कॉलेज में आप टिफिन ले जाते हैं, कहते तुम मेरा टिफिन कर लो, मैं तुम्हारा टिफिन कर लूंगा। तो जब एक दूसरे से लोग एक्सचेंज कर लें चीजें, वो उसके पास, दैट इज क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स प्लेसेस न्यू प्रोडक्ट। दैट इज क्या, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस था और वहां पे था CaOH होल ट्वाइस था, आपका चूने का पानी हो गया और ये हो गया आपका फिटकरी। दोनों जब मिलाए गए तो वहां देखो क्या हुआ, Al को रिप्लेस किया हाइड्रोक्साइड ने और सल्फेट को रिप्लेस किया कैल्शियम ने। तो दैट इज क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के जब रिप्लेस कर लेंगे तो क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? और पूछा गया इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, जो नहीं घुलते वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। फॉर एग्जांपल क्या है, PbNO3 एक है, एक्कल है, तो यहां पे क्या हो गया, के साथ आ गया कौन, NO3 आ गया, और आयोडीन चला गया किसके साथ, PbI2 के साथ। तो दैट मीन्स ये भी है आपका। तो जो आपके सोल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, तो जो सोल्यूबल होते कंबाइंड होते, जो नहीं सोल्यूबल होते उनको अलग कर दिया जाता है। तो यहां पे इनसोल्युबल कंपाउंड्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। तो ये आपका यहां पे हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहां होगा, ये क्यों होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझो मेरे दोस्त, कॉम्बिनेशन में दो जुड़ेंगे तो एक ही बनेगा, ठीक। दो इधर होंगे तो यहां एक होगा, और आपका जो कॉम्बिनेशन के बाद जो रिडक्शन आया था या डिकम्पोजिशन आया था, उसमें क्या था, एक होगा इधर और रिजल्ट में क्या होंगे, टू और मोर होंगे। समझो बात को, ये था कॉम्बिनेशन और ये था डिकम्पोजिशन।
कॉम्बिनेशन तो दो को जोड़ना है, तीन को जोड़ना है, लेकिन रिजल्ट एक आए, वो कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन क्या था, दो को जोड़कर एक बनाना है, एक को जोड़ के एक को तोड़ के दो बनाना है, वो डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब विचलन हो गया, उसमें विघटन हो गया। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, जब एक आदमी को डिस्प्लेस करके दूसरा लाए, दूसरे वाले अलग भेज दें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे चीजें विस्थापित हो रही हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। जहां एक डिस्प्लेस होगा वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहां दो डिस्प्लेस होंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। अब पूछा गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते, फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इतने में समझ आ गया कि नहीं आ गया, फिर से समझाएं। देखो जहां तक समझना है पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस चेंज, the loss of electron and increase of in oxidation state of the chemical is atoms refer is an oxidation. The gain of electron and decrease in oxidation state, that is chemical, it's called reduction. जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टुक प्लेस इन साइमल्टेनियसली, एक साथ होकर, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सब्सट्रेट चेंजेस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, प्लस, क्या होता है ये, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जो दोनों साथ होते हैं क्या होगा, यही होगा रिडक्शन, इसी को रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स आपका होगा क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझ गए, इतने में दिक्कत। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यही क्या होता है, और ये साथ ऑक्सीकरण और अपचयन जहां साथ होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो क्या है, अगर आप ये आप नहीं समझ पाए तो आप देख लो, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में देखो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और किसको बोलेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन ही होगा। और क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। दीज थ्री नोन एज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस दिस सेल्फ गेट्स रिड्यूस, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को बढ़ाकर खुद को खत्म कर लेना, ऑक्सीडाइजिंग होगा। रिडक्शन क्या होगा, सब्सटेंस रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गॉट ऑक्सीडाइज। जैसे किसी की ऑक्सीजन के नंबर बढ़ गया, दैट इज वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने किसी पे हाइड्रोजन की संख्या क्या कर दी, कम कर दी है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बढ़ा दी, आपका हाइड्रोजन संख्या कम कर दी है और आपका ऑक्सीजन बढ़ा लिया, दैट इज क्या होगा वो, या हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा दी है, तो हाइड्रोजन की संख्या अगर बढ़ा दिया है तो क्या होगा, वो रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। इतना क्लियर है, समझ गए।
तो देखो एग्जाम्पल समझो, यहां पर समझ जाओगे, एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे, समझो बात को एग्जाम्पल से। ये आयरन है, पहला एग्जाम्पल है, ये आयरन है यहां पर Fe, और ये कॉपर सल्फेट, आपने इसको देखा ही होगा थोड़ी देर पहले, जो इसको हमने कहा कि कलर चेंज कर दे रहा है ये, तो ग्रीन से क्या हो गया, ब्लू हो गया, इसको हमने केमिकल चेंज कहा था। और ये क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, ग्रीन कर दे रहा है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऑक्सीजन ने क्या किया है, वहां पे ऑक्सीजन उसने क्या कर ली, फेरस ने ऑक्सीजन अपनी बढ़ा ली है। तो फेरस ने अपनी ऑक्सीडेशन बढ़ा ली, मतलब क्या होगा, ये अपने पास इसने ऑक्सीजन जोड़ लिया है, इसने ऑक्सीजन जोड़ा, तो जो अपने ऊपर ऑक्सीजन जोड़ेगा, यहां पे नहीं था, यहां जोड़ लिया इसने, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जब फेरस ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया है, तो ऑक्सीडाइज कर लिया, तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद को ऑक्सीडाइज कर लेना या अपने दूसरे को रिड्यूस कर देना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब मान लो कॉपर था, उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें इसमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो ये रिडक्शन हुआ। और ये कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझो, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतने में क्लियर है सब कुछ। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे यहां पे देखो, जिंक था, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ नहीं था, लेकिन वहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कैल्शियम, सॉरी, और यही कार्बन क्या हो गया, कार्बन आपका हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन का, और यही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये। तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, हुआ रिडक्शन, और कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, लेकिन इसका हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन। आई होप क्लियर हो गया इतना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर, आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पे रिएक्शन बताओ जल्दी से, आई होप क्लियर हो गया सबको, जल्दी एक बार बताओ, तुम सब करो फटाफट। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हमें ऑक्सीजन हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है। तो दैट इज हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक होगा, और जिसमें हमें हीट देनी पड़े, जलाना पड़े इसको, वो एंडोथर्मिक होता है, जिसमें हीट हमें बाहर से देनी पड़े, और जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, हीट क्या हो, क्लियर। यहां पे सब में हीट निकल रही है, तो ये कॉम्बाइंड रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, वो हीट दे रहे हैं आपको यहां पर। चलो, इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिएक्शन, जिसमें हीट हमें देनी पड़े सूरज की रोशनी के साथ। जैसे आपने देखा होगा, जो पेड़ भोजन बनाते हैं, वो कैसी आपकी रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। जैसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट दैट इज इंडोथर्मिक होगी। तो ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिशन वाले क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, और डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। तो यहां देखो, और ये होंगे आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है। अब देखो यहां पर कंपोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली है वैसे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ठीक, समझ गए। कोरिजन क्या होता है, जब ग्रेजुअल डिटोरेशन होता है मटेरियल में, यूजुअली मेटल्स में, एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड केमिकल या एयर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कोरिजन। जैसे आपके लोहे में होता है, दीवालों में भी होता है, रस्टिंग भी होता है। रस्टिंग मतलब क्या होता है, जिसमें जंग लगता है। जंग केवल कहां लगता है, रस्टिंग केवल लोहे में होगा, और कोरिजन किसी भी मेटल में हो सकता है। कोरिजन इन मेटल, यूजली इन मेटल, बट रस्टिंग इन आयरन। रेंडिसिटी क्या है, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी मतलब रिफर्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड that is kept in the for long time. It gives a foul smell and bad taste to the food. इसे बोलते हैं rancidity। और इस rancid food causes stomach infection during the consumption। खाना सड़ जाता है ना, rancidity, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हाइड्रोजन की मात्रा घटेगी, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स होने चाहिए, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन हो। जैसे आप देखते हैं कि अपने कुरकुरे उरकुरे होते नहीं है तुम्हारे, कुरकुरे चिप्स, इन सब में नाइट्रोजन गैस क्यों बढ़ते, लॉन्ग टर्म के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, पैकेजिंग विद द नाइट्रोजन, ये किसके लिए है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। आप कोई पंचर चिप्स का पैकेट खरीदेंगे तो वो खराब हो सकती है। तो जब भी आप कोई पैकेट में सामान खरीदें, उसमें देखें गैस भरी ही नहीं भरी है। अगर वो लूज हुई तो आप क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। रेफ्रिजरेशन, ठंडे टेम्परेचर में रखें जिससे बैक्टीरिया ना बने उसके अंदर। यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स होने चाहिए, खुले में नहीं होना चाहिए। एडिक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये भी होना चाहिए। जैसे दूध में मिला देते हैं जिससे दूध खराब नहीं होता। आप पैकेट में जो पीते हैं, ये थोड़ी गांव से निकल के सुबह आता है पैकेट में भर के हुए, गांव में रख के नहीं आता है। कुरकुरे, हाँ हाँ कुरकुरे। ठीक, चलो क्वेश्चन करें अब। आर यू रेडी गाइस, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? समझ आ गया नहीं आ गया टॉपिक? टॉपिक आ गया नहीं समझ में? एक चीज नहीं आई होगी, मैं बता देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर। जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कैसे पहचानोगे, रिएक्टिविटी कैसे पहचानोगे कि मोस्ट रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव रिप्लेस कर दिया था, लेस रिएक्टिव को। तो रिएक्टिव एलिमेंट्स की ऑर्डर क्या है, अब हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कल मैंने बताया था कौन होता है, पोटेशियम होता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होगा, कार्बन होगा। कार्बन होगा, जिंक होगा, क्या होगा, टिन होगा, क्या होगा, जिंक, आयरन, लेड, टिन, हाइड्रोजन। नंबरिंग डाल देता हूं यहां पर। अब कहोगे तुम्हें कैसे याद हो जाएगा, शॉर्ट टिक तो बहुत है मार्केट में।
इसको कैसे याद करेंगे? तो लिखो यहां पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra. Instead, try to learn how copper save gold. How Cooper, या कॉपर ही लिख लो, याद हो जाएगा ना अब? ट्रिक है और क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई टू लर्न instead try to learn how copper save to zebra. क्लियर? अब क्वेश्चन शुरू करें ना? अभी आप क्वेश्चन करोगे तो लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है ये, बताओ आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट। आसान क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लिबरेट हीट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हीट कौन छोड़ेगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता है, एक्सोथर्मिक में होता है, सिग्मा टॉपिक में होता है या एंडोथर्मिक में होता है? आसान सा क्वेश्चन करो। बताओ। तो मैंने बताया था ये किसमें होता है, जिसमें एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक क्या होगा? ये रिडक्शन वाली में होगा, कंपोजिशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन पीछे रह गया, तो इसके बारे में बताओ। आसान क्वेश्चन, फॉर अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट शुड बी अ रिएक्टेंट। बताओ क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? हमने आपको बताया था एक एसिड था प्लस बेस था, कल ही बताया था, और उससे क्या निकला? सॉल्ट निकला। मतलब ऐसी चीज निकली, एसिड एंड वाटर से, सॉल्ट एंड वाटर से कुछ नहीं निकलने वाला है, तो एसिड एंड बेस से मिलाकर क्या निकलेगा? सॉल्ट निकलने वाला है। ठीक है ना? तो इसमें दो चीज मिलाकर निकला क्या? ये सॉल्ट। दैट मीन्स क्या होगा? एसिड एंड बेस। क्या होगा? एसिड एंड बेस। साधारण नमक निकलता है टॉमन आपका, और पानी निकलता है। तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन। ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन वाटर।
सोडियम मेटल और हाइड्रोजन वाटर आपस में रिएक्ट करते तो क्या निकलता है, जरा आंसर देखो, बताओ फटाफट। सोडियम वाटर और हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद क्या निकलता है? सोडियम मेटल और हाइड्रोजन वाटर, तो ऐसे होगा ना कुछ, Na प्लस H2O। बताओ क्या निकलेगा अब? Na सोडियम हो गया, H2NO बोला गया है, इसमें क्या होगा? ऐसे कर लेना, तो यहां क्या हो जाएगा रिजल्ट? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां क्वेश्चन क्या निकला? हाइड्रोजन गैस होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा। नो रिएक्शन अकर्स, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ओनली सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लोरीन गैस कहां बन जाएगी? उसमें क्लोरीन गैस नहीं बनेगी। दैट मीन्स आप देखो क्या होगा, ये रिएक्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस? बताओ, बैलेंस करना बताया था ना मैंने, अब जल्दी देख बताओ कौन सी बैलेंस है इसमें। पहली वाली रिएक्शन शायद इनकम्प्लीट है। H2 प्लस O2, ये देखो, समझो यहां पर Na यहां पर एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहां तीन हो गए हैं, इसलिए गलत हो गया, हाइड्रोजन तीन है, ये भी गलत है। मैग्नीशियम एक है, हाइड्रो ऑक्सीजन दो है, यहां पे ऑक्सीजन एक है, ये भी क्या हो गया, गलत है। यहां मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन दो है, तो यहां दोनों सही हो गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्यों गलत कर दिया आप लोगों ने? देखो भाई, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन वो वाला नहीं बताया, यहां पे बैलेंस पूछा गया है। यहां केमिकल रिएक्शन बैलेंस ही पूछी गई, दोनों बराबर है नहीं। यहां पे सोडियम एक, यहां सोडियम एक, ये सही हो गया। यहां हाइड्रोजन दो, यहां हाइड्रोजन दो, सही हो गया। ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया ना यहां पर। जल्दी से बताते रहो, कमेंट भी कर दिया करो कि यस सही गलत समझ आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट में तो नहीं घूम रहे हो। अगला, व्हाट आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट कॉल्ड? बताओ उसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस जहां होता है उसे क्या कहते हैं? जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स, उसे क्या बोला जाता है? बिटवीन रिएक्टेंस, मान लो, देखो समझो बात को, यहां पे ए है, यहां बी है, और रिजल्ट में जो आया वहां पे नया चीज हो गया। मान लो ए बी था, सॉरी ए सी था, बी डी था, और यहां क्या हो गया? ए बी हो गया और सी डी हो गया, एक्सचेंज हो गया ना ये। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ? दोनों में अगर चेंज होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों चीजें चेंज हो रही, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। 43% लोग सही कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। अगला क्वेश्चन है, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 गिवन रिएक्शन इज एग्जाम्पल। किसका रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ? ये बहुत अच्छे बता ले जाओगे, मैंने बता भी रखा आप लोगों को, फटाफट बताओ। तो मैंने कहा ना, स्टॉप कॉलिंग मी, क्या अभी शॉर्ट ट्रिक बताया ना, स्टॉप कॉलिंग मी
केयरलेस जेब्रा। तो आपको पता है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा यहां पर? तो यहां देखो कॉपर की जगह कौन आ गया है, ये रिप्लेस हो गए हैं, तो ये कैसा होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा ना, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी, 66% लोगों का जवाब सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन है Ca+H2O है ये, एंड CaOH का होल ट्वाइस है। पूछा गया एग्जाम्पल किस तरह का रिएक्शन है, बताओ ये कैसा एग्जाम्पल होगा? आपको ये करवाया भी गया है। क्लियर है ना सबको? किसी को ऐसा लग रहा हो नहीं क्लियर है तो मुझे बता सकता है। इसका आंसर बताओ। एक आपका है क्विक लाइम, एक है आपका स्लैग लाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो क्या होगा ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 66% सही हो गया। अगला, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन। बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला जान लो क्या होता है। तो कैसे बनता ब्लीचिंग पाउडर? क्लोरीन दिया हुआ है, प्लस Cl2 हो गया। रिएक्शन में क्या आएगा? और ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड, तो किसके साथ रिएक्शन होगा? बी ऑप्शन के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ये बताना है। एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, कंबशन है, न्यूट्रल, बताओ कौन सा होगा जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। आप देखा रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, रिडॉक्स बोलते हैं इसको। क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया बात, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने बताया था जिसमें एनर्जी निकलती है वो क्या होता है? इसमें 100% ना है तो मान लो बेकार ही है सब। एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 100% नहीं बता पा रहे हो? हीट निकलने का मतलब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन द मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू प्रेजेंस ऑफ एयर। सिलेक्ट द एयर टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब बताओ जल्दी, इसको ध्यान से पढ़ो फिर बताओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात हो रही है, फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा? क्या बनेगा इसमें? ये हो गया। तो यहां ऑक्सीजन जो एक आपका हो गया, कैसी रिएक्शन है ये? अगर ये दोनों जुड़ जा रहे हैं और जुड़ के केवल एक चीज बना रहे हैं तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या होता है?
इसमें आपने देखा क्या हो रहा है, तो ये कैसा होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है S2 रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवॉल्व आपका ऑक्सीजन के बिजनेस में, दैट इज क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। अब व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद द वाटर विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो यहां पे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब आप समझ गए ना, ये आपका क्विक लाइम है, प्लस ये क्या है, वाटर है, और जो निकलेगा वो क्या होगा, वो आप जानते हैं क्या निकलेगा, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका हो रहा है दैट इज क्या होगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्लैग लाइम बनेगा। क्विक लाइम तो यहां पे है, ये जो बचा हुआ हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी। गड़बड़ कर दिए तुम लोग, प्रोडक्ट पूछा मेरे दोस्त, प्रोडक्ट पूछा, स्लैग लाइम होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होगा बेटा जब इसमें एक ही चीज बन रहा हो, और एनर्जी रिलीज हो रही हो, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया भी नहीं है। समझ गए ना, स्लैग लाइम होगा नहीं होगा। तो आप लोग गलत क्यों कर देते हो भाई, सब लोग कह रहे हैं स्लैग नहीं क्विक लाइम होगा। क्विक लाइम का फॉर्मूला बताया थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताओ जल्दी कौन कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके एग्जाम्पल, बताओ एक्सोथर्मिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, बताओ। स्लैग लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। देखो हमने बताया था जो आपका डायरेक्ट चूना होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये क्विक लाइम है, बिना बुझा चूना जिसमें पानी ना मिला हो अभी तक, और जिसमें पानी मिल जाता है जो हम पान में लगा के लोग खाते हैं, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसी को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो दैट इज क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ स्लैग लाइम, बिल्कुल सही बात, इसमें एनर्जी निकलती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें भी एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन में भी एनर्जी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी वेस्ट कहां जाएगी, सांस लेते अगर जिंदा रहते लोग, सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो 1 2 3 तीनों यहां पे क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक के, जिसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है इसमें। नहीं तो लोग खाना ना खाते सांस लेते रहते, और क्या। क्लियर, कैसा रहा ये पूरा का पूरा हिसाब किताब, बताओ किसी को डाउट है, इतनी बातें मैंने बताई, इसमें किसी बात पे डाउट आ रहा है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बताओ। आपसे कहा था रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना छोड़ना, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिला के क्या बनता है रेस्पिरेशन। अदरवाइज तो इन्हें आपका क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, सांस लेना छोड़ना। लेकिन सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए आपको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो आदमी सांस लेता है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, जो सांस लेना बंद करे ठंडा पड़ जाता है, मतलब निपट जाता है। तो इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। सब कुछ क्लियर है ना इतने में। चलो अब नंबर देख लेते किसके कितने आए हैं, वो क्लियर नहीं है, ठीक, नंबर देख लें।
सबसे ऊपर है सुमन के 11 क्वेश्चन सही हैं 12 में से, काव्या के 10 हैं, स्टीव के 9 हैं, निकिता के 8 है, ऋतिका के 8 है, अंकित के 8 है, रिद्धिमा के 7 है, अंजलि के 7 है, राधा के 6 है, जानवी के 6। सबसे बड़ी बात बता दूं, जो लोग यहाँ पे आके कमेंट कर देते हैं कुछ कि लेवल नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, उनके नंबर नहीं दिख पाते मुझे कभी। आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे। और 10 मॉक हम सेशन लेने वाले हैं आप लोगों के, प्रैक्टिस मॉक, और बहुत ही क्लास कंटेंट ओरिएंटेड रहेगी 10 क्लासेस जो नेक्स्ट होंगी। और इसीलिए उसको यूट्यूब पे नहीं ला रहे हैं, पहले आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोग उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लें, फिर उसको प्रैक्टिस करते रहें, रोज का रोज प्रैक्टिस करें, बेहतर होगा। हाँ, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, हीट ही क्या है, अभी फिजिक्स में पढ़ाया था, हीट ही क्या है, एनर्जी होता है, एनर्जी को ही हीट बोलते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी हीट है, एनर्जी हीट हो गई, हीट को एनर्जी बोलते हैं। जब तक आपकी एनर्जी बेस जलेगी नहीं तब तक कैसे आपका सांस लो पाओगे, ये सारा कुछ है। ठीक, तो पहले आपको कराया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। सांस लेना छोड़ना मतलब क्या है, एनर्जी। आप जब सांस फेंकते हो तो क्या निकलती बाहर, गर्मी निकलती नहीं निकलती है, वो गर्म सांसें निकल रही लोगों की, दैट मीन्स वो एनर्जी है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। आपकी एनर्जी खर्चा हो रही, मतलब जब आप कोई कोयले से पानी डालते हैं तो कोयले जो आपको उसमें चूने में, तो चूने की एनर्जी बाहर जा रही ना, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बाहर कैसे जा रही, खत्म कैसे हो रही है, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है ना, तो वही है रेस्पिरेशन। थोड़ा ध्यान सोचे समझ जाएंगे, अगर बताना मुझे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातें। और ये पूरा क्लास इसी ओरिएंटेड, इसलिए पहली ही क्लास में मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन दे दिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको एफकैट के पुराने दे दूंगा जो मेमोरी बेस्ड है, जिससे आपको लग जाए कि क्लास का कंटेंट लगभग उतना ही है, और जो कंटेंट का लेवल आपको कम लग रहा है उसमें आपकी